नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ प्रश्न ले रखे हैं जो कि नवी कक्षा की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 4.3 से है। प्रश्न क्रमांक 5 मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, लेकिन उसके बाद मैं प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 8 भी यहाँ पर हल करने वाली हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप उन दोनों प्रश्नों को भी देखें। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें यहाँ पर कुछ आलेख दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ समीकरण दिए हुए हैं। पहले प्रश्न में हमें ये आलेख दिया है और ये समीकरण दिए हुए हैं, तो हमें पता करना है कि इस आलेख का समीकरण क्या है, और यहाँ पर भी हमें पता करना है कि इस आलेख का समीकरण इन चारों में से कौन है। तो ये बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। ये वाला बिंदु है 0 0, और फिर हमें -1 और 1 दिया है, और 1 और -1 दिया है। तो इस बिंदु के हिसाब से तो x = y इसका समीकरण होना चाहिए, लेकिन इस बिंदु पर x = y नहीं है। यहाँ पर x = -y है, और इस बिंदु पर भी x = -y है। मतलब यहाँ पर x + y = 0 ये इस रेखा का समीकरण होना चाहिए। तो ये वाला समीकरण जो है वो इस दिए हुए आलेख का समीकरण है। एक तरीका तो ये है कि हमने बिंदुओं को देख के गैस किया, लेकिन दूसरा सही तरीका क्या होगा कि आप दिए हुए तीनों बिंदु जो हैं वो समीकरण में रख के देखिए, और तीनों बिंदु जो है उस समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब हम पहले समीकरण की बात करते हैं और इस बिंदु की बात करते हैं, तो यहाँ पर y का मान है 1, लेकिन x का मान है -1, और यहाँ पर y जो है x के बराबर नहीं है। तो ये बिंदु पहले समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन इसी बिंदु के निर्देशांकों को जब हम दूसरे समीकरण में रखते हैं तो ये हो जाता है -1 + 1, ये 0 के बराबर होता है, और 0 + 0 भी 0 के बराबर होता है, और 1 + -1 भी 0 के बराबर होता है। मतलब कि ये दूसरा समीकरण जो है वो इस रेखा का आलेख होना चाहिए। और इन दोनों समीकरणों में जब आप ये मान रखते हैं तो पहले बिंदु का मान रखने से हमें मिलता है 1, ये बराबर होना चाहिए 2 × -1 के, जो कि नहीं है। मतलब दूसरा इक्वेशन इस आलेख का समीकरण नहीं है। और तीसरे समीकरण में जब हम पहले बिंदु के निर्देशांकों को रखते हैं तो हमें मिलता है 2 + 3 × 1, और ये बराबर होना चाहिए 7 × -1 के, या 3 एकम 3 और 2 5, ये बराबर होना चाहिए -7 के, जो कि सही नहीं है। 5 - 7 के बराबर नहीं होता है। मतलब ये समीकरण भी इस आलेख का समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से एक एक बिंदु का मान रख के आप चेक कर सकते हैं। और जब हम दूसरे आलेख की बात करते हैं तो इसमें पहले समीकरण में यदि हम x और y का मान रखें तो y बराबर है 3 के, ये बराबर होना चाहिए x + 2 के, और x यहाँ पर बराबर है -1 के + 2। ये करने से हमें 3 बराबर है 1 के मिलना चाहिए, जो कि नहीं है। मतलब ये समीकरण इस रेखा को निरूपित नहीं करता है। और दूसरे समीकरण की जब हम बात करते हैं और उसमें हम पहले बिंदु के निर्देशांकों को रखते हैं तो हमें 3 बराबर मिलना चाहिए -1 - 2 के, यानी कि 3 बराबर होना चाहिए -3 के, जो कि सही नहीं है। मतलब कि ये समीकरण भी इस आलेख के निर्देशांकों से सेटिस्फाई नहीं होता है। मतलब कि ये भी गलत है। और तीसरा समीकरण जो हमारे पास है वो है y = -x + 2। तो यहाँ पर हम y की जगह पर 3 रखते हैं, और ये बराबर होना चाहिए -x, मतलब -(-1) + 2 से 3 बराबर होना चाहिए -(-1) होगा +1 + 2 या 3 के। तो ये बराबर है, तो पहले बिंदु को ये सेटिस्फाई करता है। और जब पहले बिंदु को सेटिस्फाई करता है तो हम बाकी के 2 बिंदुओं के लिए भी इसे चेक करते हैं। तो इस समीकरण में जब हम दूसरे बिंदु के निर्देशांक रखते हैं तो y हमारा है 2, ये बराबर होना चाहिए -x, मतलब कि -0 + 2 के। तो यहाँ पर भी 2 बराबर है 2 के, तो दूसरे बिंदु के निर्देशांकों से भी सेटिस्फाई होता है। तो अभी हम चेक करेंगे तीसरे से सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तीसरा जो बिंदु है हमारा वो है, उसके y निर्देशांक है 0, ये बराबर होना चाहिए -x, मतलब कि -2 + 2 के। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है और हमें 0 मिलता है। मतलब कि ये समीकरण जो है वो इन तीनों निर्देशांकों के साथ सेटिस्फाई होता है। मतलब कि ये इस आलेख का समीकरण है। और उसके बाद यदि हम चौथे समीकरण को चेक करें तो यहाँ पर हम x की जगह पर -1 + 2 × y या 2 × 3 को रखते हैं, और ये बराबर हमको मिलना चाहिए 6 के। तो चेक करते हैं, -1 + 6 ये बराबर होता है 5 के, जो कि 6 के बराबर नहीं है। मतलब कि ये भी इस आलेख का समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों आलेखों के समीकरणों को
पता कर लिया। और चलिए अभी हम 7वां प्रश्न हल करते हैं। 7वें प्रश्न में आपको दिया गया है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान किया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों की संतुष्टि करता हो और उनका अंशदान x रुपए और y रुपए मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो हमें क्या कहा है कि इन दोनों छात्राओं ने मिलके प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए दान में दिए हैं। तो यदि हम माने यामिनी ने x और फातिमा ने y रुपए दान में दिए हैं तो दोनों ने मिलके 100 रुपए दान में दिए हैं। और यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो हमें y का मान 100 मिलता है, मतलब कि 0 और 100 इसके आलेख पर उपस्थित एक निर्देशांक होगा। और साथ ही साथ यदि y को हम 0 मान ले तो x का मान जो है हमें 100 मिलता है। तो 100 और 0 ये भी इस आलेख पर उपस्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये दोनों बिंदु जो है वो उस आलेख पर उपस्थित होंगे, मतलब कि ये बिंदु और ये बिंदु उस आलेख पर उपस्थित होंगे। इस बिंदु के निर्देशांक हैं 0 और 100 और इसके निर्देशांक हैं 100 और 0, मतलब कि इन दोनों यहाँ से शुरू करके और इस बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होगी, मतलब कि ये इसका आलेख होगी। इसके किसी भी बिंदु पर x प्लस y जो है वो 100 के बराबर होगा। जैसे कि यदि हम ये बिंदु लें तो यहाँ पर x का मान है 30 और y का मान है 70। 70 और 30 को जोड़ने से भी आपको 100 मिलता है। और यदि हम इस बिंदु को लें तो यहाँ पर x का मान है 50 और y निर्देशांक का मान है 50 और यहाँ पर भी 50 और 50 को जोड़ के आपको 100 मिलता है। तो ये हुआ 7वें प्रश्न का उत्तर। और चलिए अभी हम 8वें प्रश्न को हल करते हैं। 8वें प्रश्न में आपको कहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला ये समीकरण दिया है। हमें इस समीकरण का आलेख खींचना है और उसके बाद हमें कुछ फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का तापमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका आलेख खींचने की कोशिश करते हैं। तो आलेख खींचने के लिए हम अलग अलग डिग्री सेल्सियस के लिए फ़ारेनहाइट के मान को ज्ञात करेंगे। तो इस फॉर्मूले में जब हम C की जगह पर 0 रखते हैं तो हमें F का मान सीधे सीधे 32 मिल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। और जब हम डिग्री सेल्सियस की जगह पर 10 रखते हैं तो फ़ारेनहाइट का मान होगा 9/5 गुणा 10 प्लस 32। 5 दूनी 10 होता है, 9 दूनी 18 होता है। 18 और 32 को जोड़ने से आपको सीधे सीधे 50 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ग्राफ पेपर पहले से ही बना रखा है, जिसमें x एक्सिस पर मैंने डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट किया है और y एक्सिस पर मैंने फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर मैंने मार्किंग्स कुछ इस तरह से की है, 0 है, फिर 10 है। 10 को मैंने नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है कि हमको साफ साफ दिखाई पड़े। तो मैंने 0 किया है, फिर 20 का मार्किंग किया है, फिर 40, 60, 80, 100 और 120 का मार्किंग किया है। और वैसे ही मैंने यहाँ पर y एक्सिस पर भी 20, 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे मार्किंग किया है। तो हम यहाँ पर इन दो बिंदुओं को मार्क कर लेंगे और रेखा खींच लेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए फ़ारेनहाइट का मान होता है 32 डिग्री। तो ये हुआ 20, 30 और ये 35 होगा, तो 32 कुछ यहाँ पर होगा। ये 32 डिग्रीज हो गया। मैं इसे लाल से मार्क कर लेती हूँ तो अच्छे से दिखेगा। तो ये बिंदु जो है वो सेल्सियस में 0 और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करता है। और अगला बिंदु जो है उसमें सेल्सियस जो है हमारे 10 डिग्री है और फ़ारेनहाइट 50 डिग्री है। इस पूरी लाइन पे सेल्सियस जो है वो 10 डिग्री है और यहाँ पर फ़ारेनहाइट 50 डिग्री है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो इस रैखिक समीकरण का आलेख होगा। तो हम उसे बना लेते हैं। तो ये हमारा आलेख हो गया इस रैखिक समीकरण का। और इस आलेख पर आधारित कुछ 4 और प्रश्न हैं, जिसमें से पहला है यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। तो जब हमारा तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो फ़ारेनहाइट में उसका मान यहाँ पर 85 से थोड़ा सा ऊपर मतलब 86 डिग्रीज होता है। इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पर 30 रखेंगे तो फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 9/5 गुना 30 प्लस 32। 5 छंग 30 होता है, 9 छंग 54 होता है, प्लस 32 करने से हमें मिलता है 86, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और थर्ड पार्ट में आपको पूछा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको डिग्री सेल्सियस में उसका मान क्या होगा ये पता करना है। तो हम कैपिटल F की जगह पर 95 लिख लेते हैं
और ये बराबर होगा 9/5 गुना C प्लस 32 के। तो इसे जब हम हल करने जाएंगे तो 95 माइनस 32 बराबर होगा 9/5 मल्टीप्लाइड बाय C के, या 63 बराबर होगा 9/5 गुना C, या C बराबर होगा 63 गुना 5/9 के। तो 9 सत्ते 63 होता है और 7 पंचे 35 होता है। मतलब कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो बराबर होगा 35 डिग्री सेल्सियस के। वो आप ग्राफ को देख के भी पता कर सकते हैं और इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और अगले सब क्वेश्चन में आपको पूछा है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। ये पूरा वाई एक्सिस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है, तो तापमान होगा 32 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी किया है। और अगले उसमें पूछा है कि यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होने से सेल्सियस में तापमान होगा, इसे हम पता कर सकते हैं फ़ारेनहाइट की जगह पर 0 रखने से। तो ये बराबर हो जाएगा 9/5 C बराबर है -32 के, या C बराबर है -32 गुना 5/9 के। ये बराबर आता है -17.77 के। तो ये जो पॉइंट है ये वास्तव में 15 से ज़्यादा और 20 से कम दोनों के ऑलमोस्ट बीच में है। तो ये पॉइंट दर्शाता है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और ये टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव में है। और अगले प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप में समान हो। अगर हाँ तो वो क्या है। तो उसे आप इस आलेख को देखकर भी ज्ञात कर सकते हैं। और आसान तरीका मेरे हिसाब से है कि आप यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की जगह पर x रख दें और फिर इसे इस समीकरण को x के लिए सॉल्व कर लें। तो हम इस समीकरण में दोनों ही जगह पर f और c दोनों के ही जगह पर x रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर होगा 9/5x प्लस 32 के, और इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 9/5x बराबर है 32 के, या इसे जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा -4/5x बराबर है 32 के, या x बराबर है 32 गुना 5/-4 के। 4 अट्ठे 32 होता है और 8 पंचे 40 होता है। मतलब -40 जो है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर दोनों डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। देखिए ये जो बिंदु है इसके लिए डिग्री सेल्सियस का जो मान है और डिग्री फ़ारेनहाइट का जो मान है दोनों ही 40 है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके साथ ही हमारा एनसीईआरटी का 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर खत्म होता है और इसके बाद हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, मैथ स्मार्ट भी देखते रहिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।